हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षा पढ़ रहे थे, जिसमें इसके पहले हम लोग टाइप 7 तक पढ़ चुके थे और उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 8। ठीक है ना? तो टाइप 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, 36 छात्रों की एक क्लास में 36 छात्रों की एक क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है। फिर आगे है, सुमन के पहले 13 लड़के हैं। सुमन के पहले 13 लड़के हैं, जबकि क्लास में सुमन की रैंक क्लास में सुमन की रैंक 19वीं है। तो क्लास में सुमन के बाद कितनी लड़कियां हैं? कितनी लड़कियां हैं? प्रश्न हमारा, एक 36 छात्रों की एक क्लास है। ठीक है ना? एक क्लास में टोटल 36 छात्र हैं, जिसमें जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों से दोगुनी है। लड़कों की संख्या क्या है? लड़कियों से दोगुनी। तो टोटल छात्र कितने हो गए? कुल छात्र है हमारे 36, जिसमें जो लड़के हैं वो लड़कियों से क्या है? दोगुने। ठीक है ना? तो 36 में लड़के कितने रखेंगे? हम लोग 24 रखेंगे और लड़कियां कितने रखेंगे? 12। 24 और 12 कितना हो गया? 36। ठीक है ना? जो लड़के हैं 24 और लड़कियां क्या है? 12। क्योंकि बोला है जो लड़कों की संख्या है लड़कियों से दोगुनी है। अगर लड़कियां हम लोग 12 मानेंगे तो 12 दोनों कितना होता है? 24। इसका मतलब हुआ लड़कियां 12 हो गई और लड़के कितने हो गए? 24 हो गए। अब बोला है सुमन से पहले 13 लड़के हैं, जबकि क्लास में सुमन की रैंक 19वीं है। जो टोटल 36 छात्र हैं उसमें सुमन की रैंक क्या है? 19वीं है और सुमन के पहले कितने लड़के हैं? 13 लड़के हैं। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? लिखेंगे सुमन तक लड़कियों की संख्या बराबर सुमन तक लड़कियों की संख्या बराबर। ठीक है ना? क्लास में सुमन की रैंक है 19वीं और इसके पहले कितने लड़के हैं? सुमन के पहले 13 लड़के हैं। तो क्या करेंगे? 19 में से हम 13 निकाल देंगे, कितना बचेगा हमारा? 6 बचेगा। ठीक है ना? भाई सुमन की क्लास 19वीं तो है, सुमन की रैंक 19वीं तो है, लेकिन सुमन से पहले कितने लड़के हैं? 13 लड़के हैं। तो 19 में से जब 13 निकाल दिए तो सुमन तक लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? सुमन की रैंक क्या हो गई? 6 हो गई। अब लास्ट में पूछा क्या है? तो क्लास में सुमन के बाद कितनी लड़कियां हैं? तो क्लास में टोटल लड़कियां कितनी हैं? 12। तो सुमन के बाद लड़कियां बराबर क्योंकि टोटल लड़कियां हैं 12। ठीक है ना? सुमन के बाद और सुमन का स्थान क्या है? 6वां। तो 12 में से 6 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 6। सुमन के बाद क्लास में कुल कितनी लड़कियां हैं? 6 लड़कियां हैं। यही हो गया हमारा आंसर। टोटल 36 छात्र थे, जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है, अर्थात 24 लड़के हो जाएंगे और 12 लड़कियां हो जाएंगी। क्लास में टोटल लड़कियां हैं 12। अब बोला है कि क्लास में सुमन का स्थान 19वां है। क्लास में सुमन का स्थान क्या है? 19वां है, लेकिन सुमन से पहले जो 19 स्थान तो है उसका, लेकिन उसी में उससे पहले कितने लड़के हैं? 13 लड़के हैं। तो 19 में से जब 13 लड़कों को निकाल देंगे तो सुमन तक लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है ना? और टोटल लड़कियां हैं 12। तो पूछा है सुमन के बाद कितनी लड़कियां हैं?
तो जब टोटल लड़कियों में से ये स्थान 6 माइनस कर देंगे तो सुमन के बाद कितनी लड़कियां आ जाएंगी? 6 लड़कियां आ जाएंगी। इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर इस पर आधारित एक प्रश्न लोग और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 180 छात्रों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं, टोटल छात्र है 180 और इसमें जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से दोगुनी है। फिर बोला है सुनील की रैंक शीर्ष से 34वीं है 34। यदि सुनील के आगे 18 लड़कियां हैं, सुनील के आगे कितनी लड़कियां हैं? 18। तो सुनील के बाद कितने लड़के हैं? पहले टोटल छात्र कितने हो गए? कुल छात्र हो गए 180 और इसमें से जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो लड़कों से क्या है? दोगुनी है। ठीक है ना? 180 में इसका मतलब लड़कियां कितने रखेंगे? 120 और लड़के कितना रखेंगे? 60। 120 और 60 कितना हो गया? 180। जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से दोगुनी है, तो लड़के हम लोग 60 रखेंगे और 60 का गुना क्या होता है? 120 होता है, अर्थात 120 गर्ल्स हो जाएंगी और 60 क्या हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे। टोटल लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 60। अब बोला है सुनील की रैंक शीर्ष से 34वीं है। सुनील ऊपर से क्या है? टोटल जो लड़के हैं 60 हैं, इसमें से सुनील की रैंक शीर्ष से क्या है? 34वीं है। लेकिन आगे बोला है यदि सुनील के आगे 18 लड़कियां हैं, सुनील के आगे कितनी लड़कियां? 18। ठीक है ना? तो जो सुनील की रैंक 34वीं तो है, लेकिन उसमें 18 लड़कियां भी हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? 34 में से 18 पहले माइनस करेंगे, तो क्या लिखेंगे? सुनील तक लड़कों की संख्या बराबर सुनील तक लड़कों की संख्या बराबर। तो क्या करेंगे? 34 में से 18 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 16। ठीक है ना? 14 में से 8 गए 6 और 2 में से 1 गए 1, 16 आ गए। अब टोटल लड़कों की संख्या कितनी है? टोटल लड़कों की संख्या है 60। तो पूछा है बताइए सुनील के बाद कितने लड़के हैं? सुनील तक लड़कों की संख्या हो गई 16, जिसमें सिर्फ लड़के हैं। अब यहाँ सुनील की रैंक शीर्ष से 34वीं तो थी, लेकिन उसमें क्या थी? उसमें लड़कियां भी इंक्लूड थी। जब हम 34 में से 18 निकाल दिए, अर्थात इसमें से लड़कियां क्या होगी? निकल गई। तो सुनील की रैंक क्या हो गई? सुनील तक लड़कों की संख्या हो गई 16। अब टोटल लड़के हैं 60, तो क्या लिखेंगे? सुनील के बाद लड़कों की संख्या बराबर क्या करेंगे हम लोग? 60 में से ये 16 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 44। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। बहुत इजी प्रश्न है, एग्जाम में सीधा सीधा ये पूछ लिया जाएगा, इसको समझ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। बस टोटल छात्र में लड़के लड़कियां कौन दूना है इसको निकाल लेना है, और रैंक दिया रहेगा उसमें लड़के या लड़की इंक्लूड रहेंगे, तो इसमें से इनको निकाल देना है। ठीक है ना? जब इनको निकाल दोगे तो बच गया 16। अब टोटल लड़कों की संख्या है 60, तो सुनील तक लड़कों की संख्या 16 थी। अब पूछा है सुनील के बाद कितने लड़के हैं, तो टोटल लड़के हैं 60। जब 60 में से ये 16 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 44। अर्थात क्लास में सुनील के बाद कितने लड़के बचे? 44, 44 लड़के बचे। लिखिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप अगले प्रकार की बात करते हैं। अब आगे हमारा टाइप 9 है, प्रकार 9 है, जिसमें जो क्वेश्चन दिया गया है ये प्रश्न तो होते हैं बहुत आसान। ठीक है ना? कोई एक जानकारी दी होती है जिसको तितर बितर कर दिया गया होता है, उसी को हमें सेट करना पड़ता है, और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। जैसे प्रश्न दिया है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। पहला पॉइंट है रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। रानी ने यहाँ नहीं रहेगा, रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए, रोमी ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए? ठीक है ना? इसको हम एक क्रम से सेट करते हैं। हो सकता है पहला पॉइंट सेट हो जाए, दूसरा ना हो, ठीक, और तीसरे से हो। तीसरे से ना होगा तो क्या होगा? चौथे से होगा। कुल मिला के इसको हमें सेट करना है, जहां पे पॉइंट फंसेगा
उस पॉइंट को छोड़कर हमें आगे बढ़ जाना है। देखिए कैसे, जैसे पहला पॉइंट बोला है रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए, इसको तीर बना के हम लोग समझ सकते हैं। जैसे बोला है रमा ने रानी से अधिक, तो पहले क्या बना देते हैं रमा। अब बोल रहा है जो रमा है, रमा ने रानी से अधिक, रमा किससे अधिक है, रानी से, तो रानी को क्या करेंगे हम लोग, छोटा कर देंगे। ठीक भाई, ये तो बोला है रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए, तो रमा को यहाँ बना दिए और रानी को यहाँ बना दिए। रमा ने रानी से अधिक, रानी वाला जो तीर बनाए हैं वो छोटा है और रमा वाला क्या है, बड़ा है। इसका मतलब वो जो रानी है रमा से छोटी है, जो रमा है रानी से बड़ी है या ज्यादा नंबर पाई है। पहला पॉइंट हो गया, रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। दूसरा है रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। अब यहाँ रानी तो है, बोल रहा है रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, रानी यहाँ पर है। अब हो सकता है रत्ना यहाँ भी आ सकती है, रत्ना यहाँ भी आ सकती है। ये वाला पॉइंट हमें क्लियर नहीं है कि रत्ना को कहाँ रखेंगे, रानी तो रखें लेकिन रत्ना कहाँ रहेगी पता नहीं है। इस पॉइंट को यहीं पर हम छोड़ देते हैं, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अगला पॉइंट है रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए। क्या बोल रहा है, रत्ना ने रमा से अधिक, रमा यहाँ पर है, ठीक है ना, बोल रहा है रत्ना ने रमा से अधिक, तो रत्ना को यहां कर देंगे, रत्ना को यहां बना दिए। बोल रहा है रत्ना ने रमा से ज्यादा नंबर पाया है, रत्ना ने रानी से रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए, तो रत्ना को रमा से ऊपर बना देंगे। ठीक, अब चाहो तो आप इसके पीछे वाला क्वेश्चन हल कर सकते हो। रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। अब बोल रहा है रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। अब यहाँ देखिए रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, तो क्या हो गया, ये सेट हो गया आपका। जो रानी है वो रत्ना से कम अंक प्राप्त कर रही है। लास्ट पॉइंट है रोमी ने रमा से अधिक, रोमी ने रमा से अधिक, रमा यहाँ पर है, रोमी ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। तो रोमी ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, इसका मतलब यहाँ पर हम रोमी कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, रोमी कर देंगे, इसको थोड़ा बड़ा बना देंगे, ठीक है ना। रोमी ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, सेट हो गया हमारा। तो बोल रहा है सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, तो सबसे बड़ा तीर कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये किसका है, ये है रत्ना का। तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया, रत्ना ने प्राप्त किया, ये हो गया हमारा आंसर। और इसमें पूछ लेता कि सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया है, तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया है, रानी ने प्राप्त किया है। जो आपका ये तीर ज्यादा बड़ा रहेगा वो क्या है, बड़ा हो गया, और जो छोटा रह गया वो क्या है, छोटा रह गया। तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया, रत्ना ने, और सबसे कम किसने प्राप्त किया, रानी ने प्राप्त किया। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार के प्रश्न में आपको सीधा सीधा प्रश्न पढ़ने पर उत्तर सॉल्व नहीं होगा, हो सकता है पहला पॉइंट सेट हो जाए और दूसरा पॉइंट आप फंस जाए। दो भी पॉइंट जहां फंसेंगे उसको छोड़कर आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इसके पीछे वाला पॉइंट अपने आप आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको हम लोग और समझ लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या बोला था, रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए, तो रमा यहाँ कर देते हैं, रमा को हम लोग बना देते हैं इतना बड़ा। अब बोल रहा है रमा ने रानी से अधिक, तो रानी को यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना, रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। दूसरा रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। अब रानी यहाँ है, बोल रहा है रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, तो हो सकता है रत्ना यहाँ भी हो सकती है, रत्ना यहाँ भी हो सकती है, रत्ना यहाँ भी हो सकती है, क्लियर नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अगला पॉइंट तीसरा, रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए, रत्ना ने रमा से अधिक, तो रमा यहाँ है और रत्ना रमा से ज्यादा पा रही है, इसका मतलब रत्ना कहाँ हो जाएगी, रत्ना यहाँ हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि बोला है रत्ना ने रमा से अधिक। अगला पॉइंट है रोमी ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, रोमी यहाँ कर दो, रोमी यहाँ कर देंगे, तो रोमी ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, हो गया। और जो दूसरा पॉइंट आप छोड़े थे, रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किया, अभी सही हो गया ना, रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, सेट हो गया। सबसे अधिक अंक रत्ना, सबसे कम अंक रानी, इसी तरह आपको इसको सेट करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बी सी डी ई 5 नदियां हैं,
ए बी की अपेक्षा छोटी है परंतु ई से बड़ी है, सी सबसे बड़ी है, डी बी से कुछ छोटी परंतु ए से कुछ बड़ी है, तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या बोला है, ए बी की अपेक्षा छोटी है। ए को पहले बना देते हैं, ए हो गया, ए किसकी अपेक्षा छोटी है, बी की अपेक्षा, तो बी को थोड़ा हम बड़ा बना देते हैं, बी यहां कर देते हैं। भाई यही तो बोला है ए बी की अपेक्षा छोटी है, तो ए बी की अपेक्षा क्या है, छोटी है, परंतु ई से बड़ी है। जो ए है वो बी की अपेक्षा तो छोटी है परंतु किससे बड़ी है, ई से। जो ए वाली नदी है वो बी से तो छोटी है परंतु किससे बड़ी है, ई से। इसका मतलब जो ए वाली नदी है वो ई से क्या है, बड़ी है। ठीक है ना, थोड़ा स्कोर बढ़ा सकते हैं आप, यहाँ तक क्लियर। ए बी की अपेक्षा छोटी है परंतु ई से बड़ी, हो गया। अगला पॉइंट, सी सबसे बड़ी है। अब देखो ये सबसे छोटा दिख रहा है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, इसका मतलब सी सबसे बड़ी है तो सी इधर जाएगा, तो सी को यहाँ कर दीजिए आप। सी क्या हो गया, सी सबसे बड़ी है। अब अगला पॉइंट है, डी बी से कुछ छोटी परंतु ए से कुछ बड़ी है। डी बोला जो डी है, डी यहां करेंगे, डी बी से कुछ छोटी परंतु ए से कुछ बड़ी है, तो डी यहां कर देंगे, डी को हम लोग यहां ले आएंगे। ठीक है ना, जो डी है वो बी से कुछ छोटी परंतु ए से कुछ बड़ी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सी। सबसे छोटी नदी कौन सी है, ई। पूछा है सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी नदी कौन सी हो गई, ई हो गई, जो कि हो गया हमारा आंसर। ठीक, अगर यही पूछ लेता, अगर यही पूछ लेता कि बताओ बीच में कौन सी नदी है, तो यहाँ दो यहाँ है और दो यहाँ है, तो मध्य में बीच में कौन सी नदी आती, डी आती। इसको हम इस तरह भी लगा सकते हैं और बड़ा छोटा करके भी लगा सकते हैं, जैसे ए बी की अपेक्षा छोटी है, ए यहाँ कर दें, ए क्या है, ए बी की अपेक्षा छोटी है परंतु ई से बड़ी है। ठीक, आगे बोला सी सबसे बड़ी है, इसका मतलब ये बड़ा इधर जा रहा है तो सी क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। डी बी से कुछ छोटी, अब यहीं पर थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, डी डी यहाँ कर देंगे, डी बी की बी से कुछ छोटी परंतु ए से कुछ बड़ी है, तो सबसे छोटी नदी ई और सबसे बड़ी नदी सी। वैसे ये ज्यादा आसान है क्योंकि यहाँ अगर एक बार बना देंगे तो बीच में करना होगा तो आपको रफ करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। जब ये बनाएंगे थोड़ा थोड़ा स्पेस देके बनाइए, जो जैसे सेट होगा सेट हो जाएगा। लिखिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हेमा पुष्पा से लंबी है परंतु सुमन जितनी लंबी नहीं है। रीना नमिता से अधिक लंबी है परंतु पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, तो उनमें सबसे लंबी कौन है। देखो पहला पॉइंट है, हेमा पुष्पा से लंबी है, क्या करेंगे, हेमा बना दिए यहाँ पे, और बोला क्या है, जो हेमा है वो पुष्पा से लंबी है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, इसको बना देंगे पुष्पा। ठीक है ना, तो ये तो बोला है हेमा पुष्पा से लंबी है, हेमा पुष्पा से लंबी है परंतु सुमन जितनी लंबी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हेमा पुष्पा से तो लंबी है, जो हेमा है पुष्पा से तो लंबी है परंतु सुमन जितनी लंबी नहीं। हेमा पुष्पा से लंबी तो है लेकिन सुमन जितनी लंबी नहीं, इसका मतलब हुआ जो सुमन है वो हेमा से भी लंबी है। हेमा पुष्पा से लंबी है परंतु सुमन जितनी लंबी नहीं, हेमा सुमन जितनी लंबी नहीं है, इसका मतलब हुआ जो सुमन है वो हेमा से अधिक लंबी है। अगला पॉइंट, रीना नमिता से अधिक लंबी है, रीना नमिता से अधिक लंबी है परंतु पुष्पा जितनी लंबी नहीं। रीना नमिता से तो लंबी है परंतु पुष्पा जितनी लंबी नहीं, पुष्पा यहाँ है, इसका मतलब हुआ रीना कहाँ करेंगे हम, रीना यहाँ कर देंगे। ठीक है ना, रीना नमिता से लंबी है, नमिता यहाँ कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, रीना नमिता से अधिक लंबी है, रीना नमिता से अधिक लंबी है परंतु पुष्पा जितनी लंबी नहीं। ठीक, तो पूछा सबसे लंबी कौन है, सबसे लंबी कौन हो गई, सुमन, आंसर हो गया।
अगर पूछ लेता सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी कौन दिख रहा है, नमिता। पूछ लेता कि मध्य में कौन है, बीच में कौन है, तो बीच में कौन आता, पुष्पा आता, क्योंकि दो लोग इधर से, दो लोग इधर से, मध्य में कौन आ रहा है, पुष्पा आ रहा है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे आप करते जाएं, आपका आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर आधारित। अब एक क्वेश्चन है, 6 खिलौने देखने में एक जैसे हैं, 6 खिलौने देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से एक खिलौने का वजन कम है। ठीक है ना। 6 खिलौने हैं जो देखने में एक जैसे हैं, देखकर आप नहीं बता सकते कि किस खिलौने का वजन कम है। तराजू का प्रयोग करके, तराजू कम से कम बार, क्या बोला है, कम से कम बार तराजू का प्रयोग करके उसका पता करना है। ये ध्यान रखिएगा शब्द क्या, कम से कम बार तराजू का प्रयोग करके उसका पता करना है। यह बताइए तराजू का प्रयोग कम से कम कितनी बार करना होगा। ठीक, इसका मतलब हुआ कि 6 खिलौने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 खिलौने हैं जो देखने में एक जैसे हैं, देखकर नहीं बता सकते कि किसका वजन ज्यादा है किसका वजन कम है। अब तराजू लेना है और ये बताना है, पता करना है कितनी बार तराजू का प्रयोग करोगे जिससे आप जान जाओ कि किस खिलौने का वजन कम है। ठीक है ना। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। भाई एक तराजू लेते हैं, तराजू में 2 पलड़े होते हैं ना, तो हो गया, एक तराजू हो गया, 2 पलड़ा होता है तराजू में। तो क्या करेंगे, 6 खिलौना है, पहले 3 खिलौना हम लोग इस पर रखेंगे, 3 खिलौना एक वाले भाग पर रखेंगे और 3 खिलौना दूसरे वाले भाग पर रखेंगे। तो तराजू का प्रयोग पहली बार हो गया। ठीक है ना। तराजू का प्रयोग जब पहली बार करेंगे तो टोटल 6 खिलौने हैं। भाई 2 भाग होते हैं तराजू में, तो क्या करेंगे, 3 खिलौने इस वाले भाग पर रखेंगे और 3 खिलौने इस वाले भाग पर रखेंगे। अब जिस वाले विभाग में खिलौने का वजन कम है वो क्या होगा, ऊपर जाएगा। बराबर तो रहेंगे नहीं दोनों, क्योंकि एक खिलौना ऐसा है जिसका वजन कम है, तो एक वाला पोर्शन चाहे जो वो ऊपर नीचे होगा, जिसमें कम वजन वाला खिलौना होगा वो पलड़ा क्या होगा, ऊपर होगा। तो मान लेते हैं इसमें से कोई एक, मान लेते हैं ये वाला ऊपर गया। ठीक है ना। इसका मतलब इन 3 खिलौने में ऐसा खिलौना नहीं है जिसका वजन कम है, ये तीनों समान भार वाले खिलौने हैं। अब पता चल गया कि इन 3 में से एक खिलौना है जिसका वजन कम है, तो फिर से क्या करेंगे, फिर लेंगे हम तराजू। ठीक है ना। फिर से क्या लेंगे, तराजू लेंगे, या ऐसे बनाते हैं इसको, यहाँ ज्यादा नीचे हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसमें वजन कम है, फिर से लेते हैं तराजू हम लोग, एक भाग तराजू का ये है और दूसरा भाग तराजू का ये। टोटल खिलौने कितने हैं, 3। अब इसी में से एक का वजन कम है क्योंकि ये क्या हो गए, समान भार वाले हो गए। अब क्या करेंगे, 3 में से एक खिलौना यहाँ रखेंगे, 3 खिलौना यहाँ रखेंगे, एक खिलौना रखेंगे बाहर। ठीक है ना। 3 खिलौनों में से एक खिलौना यहाँ, एक खिलौना यहाँ, एक खिलौना रखेंगे बाहर। अब अगर ये दोनों भाग तराजू का बराबर है, इक्वल है, बराबर है, तो इसका मतलब हुआ इस खिलौने का वजन कम है। अगर ये दोनों भाग तराजू के बराबर हैं, समान है, तो क्या मतलब हुआ कि इस खिलौने का वजन कम है। अगर ये भाग ऊपर जाएगा तो इसका मतलब हुआ इस खिलौने का वजन कम है। अगर ये भाग ऊपर जाएगा तो इसका मतलब इस खिलौने का वजन कम है। तो तराजू का प्रयोग कितनी बार किए, यहाँ पर एक बार किए थे और यहाँ पर 2 बार। तराजू का प्रयोग हम 2 बार करेंगे और जान जाएंगे कि किस खिलौने का वजन कम है। ठीक है ना। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न यही आ सकता है, तो आप जानते रहिए कि खिलौने का तराजू का प्रयोग कितनी बार करेंगे, हम लोग 2 बार करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 खिलौने बोला है, तो वहां पे हो सकता है खिलौनों की संख्या क्या करे, बढ़ा दे, तो आंसर वहां पे 2 ही बार नहीं आएगा। इसलिए आपको ये समझा दिए क्वेश्चन, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप कर पाए इसको एकदम जी है। भाई पहली बार तराजू लेंगे, 2 भाग होते हैं तराजू के, 3 यहाँ रखेंगे, 3 यहाँ रखेंगे। अब जिस जिस वाले
भाग में खिलौने का वजन कभी क्या होगा, ऊपर जाएगा। मान लेते हैं ये वाला ऊपर गया है, अब 3 खिलौने निकल गया, 3 तो ये समान भार वाले हो गए। जब 3 यहाँ लाए, फिर से तराजू का प्रयोग करेंगे, एक खिलौना इस भाग पे रखेंगे, एक खिलौना इस भाग पे रखेंगे, एक बाहर रख देंगे। अगर ये दोनों भाग तराजू के बराबर आ गए, ये मालूम पड़ेगा इस खिलौने का वजन कम है, ये ऊपर जाएगा, इसका वजन कम है, ये ऊपर जाएगा तो इसका वजन कम है। तो तराजू का प्रयोग हम लोग कितनी बार किए, 2 बार किए, और जान गए कि 6 खिलौने में से किस खिलौने का वजन कम है। ठीक है ना? तो आज आपको हम रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण क्या की, पूरा पढ़ा दिए। अब आपका काम है सारे क्वेश्चन को समझिए और बुक से, किताब से उसका एक तरफ से अभ्यास कीजिए। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि ज्यादातर लोग पढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि अभी तक किसी बच्चे ने कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो पुलिस की, दरोगा की, एसएससी की, सीरियस तैयारी कर रहे हो, तो इन सब क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद बुक से एक तरफ से क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करिए, तभी आप एग्जाम में क्वालिफाई हो पाएंगे, तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आप क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। पहला काम तो है क्वेश्चन को लगाना, और दूसरा चैलेंज है तेजी से लगाना। ये नहीं कि एक क्वेश्चन लेके बैठे हो, 1 मिनट पूरा उसी में लगा रहे हो, तब एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा आपका। तो अभी तक हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं रिव्यू में? पहला तो घड़ी पढ़ चुके हैं, दूसरा क्या पढ़ चुके हैं, कैलेंडर, और आज कंप्लीट क्या हो गया, रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में अब बायोलॉजी प्रारंभ करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग कोशिका या सेल पढ़ रहे थे, इसमें शायद 3 भाग पढ़ चुके हैं। अभी चौथा भाग पढ़ना है, उसके बाद 5वें भाग में हम पढ़ेंगे क्या, कोशिका विभाजन। उसके बाद ऊतक की बात करते हैं। ऊतक में जैसे पहले हम लोग जानेंगे जंतु ऊतक क्या है, पादप ऊतक क्या है, उसके बाद स्केलेटल सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, बहुत सारा पढ़ना है। तो अभी इसको रीजनिंग को 3 क्लास के बाद होल्ड करके पहले हम लोग बायोलॉजी कुछ कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर से रीजनिंग पर वापस आते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।